प्रिय पाठकों, काफ़ी लोगों ने मुझे अनुरोध किया है। जब मैं कल अपने कमेंट्स को देख रहा था मैं कुछ प्रिलिमिनरी ज्ञान या प्रिलिमिनरी नॉलेज होमिसाइड के बारे में आपको दूं, क्योंकि कई शब्द मैं अपने व्याख्या के समय में यूज़ करता हूं और वो शब्द पाठकों को समझ में नहीं आते हैं, तो इसलिए मैं उनको कुछ एक्सप्लेन कर दूं जिससे कि पाठक आसानी से समझ सकें। तो हम होमिसाइड से शुरू करते हैं। होमिसाइड का मतलब होता है, जैसे आप एक इंसान का दूसरे इंसान को गैर कानूनी रूप से मारना, यानी कि इलीगल किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन। तो नेचुरली आप कहेंगे कि जब इलीगल किलिंग है तो फिर लीगल किलिंग क्या है? क्या लीगल किलिंग भी इंसान की होती है क्या? हाँ, इसको हम दो पार्टों में बांटते हैं। पहला है जस्टिफाइबल होमिसाइड या जस्टिफाइबल किलिंग। जस्टिफाइबल किलिंग में आता है जैसे जुडिशल किलिंग है, किसी को हैंगिंग दे दिया। बहुत सी कंट्री में पॉइजन दे के डेथ करते हैं, बहुत सी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठाते हैं। तो ये सब जो है ये लीगल किलिंग के और जुडिशल किलिंग के मेथड्स हैं। तो इसमें कोई पनिशमेंट या इंक्वायरी का कोई नहीं होता है, क्योंकि ये किलिंग एज पर लॉ है। दूसरा होता है कि जब स्टेट की एजेंसीज, स्टेट की पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, कोई भी लॉ एनफोर्समेंट या फिर एडमिशन ऑफ जस्टिस के काम में लगी हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, उस वक्त कोई अगर डेथ हो जाती है तो वह भी जस्टिफाइबल होमिसाइड में होती है, प्रोवाइडेड वो सब जो क्राइटेरिया सरकार के हैं उस पर्टिकुलर एजेंसी के लिए, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे ये आपके रेगुलर पुलिस हो या फिर आर्मी हो, कोई भी हो, तो वो अगर क्राइटेरिया पूरे होते हैं तो वो जस्टिफाइबल होमिसाइड को मान लिया जाता है। फिर जस्टिफाइबल के बाद में आता है एक्सक्यूजेबल किलिंग्स। कई सर्कमस्टांसेस में एक आदमी दूसरे आदमी को मार तो देता है, पर वो एक्सक्यूजेबल है कानून की नज़रों में। जैसे सेल्फ डिफेंस में कोई आप पे हमला कर रहा है, जानलेवा हमला है, और आपने भी जवाब में अपने सेल्फ डिफेंस में आपके पास जो भी वेपन था या हथियार था या फिजिकल फोर्स से ही अगर उसको आपने मार दिया है तो वो एक्सक्यूजेबल किलिंग में आता है। या फिर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन में आपने किसी को मारा और ये कोर्ट में सिद्ध हो जाता है, तो उसमें भी कोर्ट आपको सज़ा नहीं देगा। दूसरा होता है एक्सीडेंट और मिस एडवेंचर। एक्सीडेंट हम उसको कहते हैं, जैसे एक्सीडेंट पूरा चलते हो गया तो उसको हम कल्पेबल होमिसाइड के अंदर नहीं रखते, यानी कि उसको मर्डर के अंदर नहीं रखते। किलिंग है, लेकिन ये किलिंग जो है वो डिफरेंट तरह की है। एक एक्सीडेंट से है जो किसी के बस में नहीं है, या एक मिस एडवेंचर है। ये मिस एडवेंचर डॉक्टर से भी हो सकता है और किसी फैक्ट्री में भी हो सकता है। तो वो सब जो है एक्सक्यूजेबल किलिंग्स में आ जाती हैं, लेकिन उन सब को कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है। सारी कंडीशंस जो है वो मेट विद करनी पड़ती हैं, तभी ये एक्सक्यूज होती है। तो कम से कम उसमें इंक्वायरी तो होती है ये पता लगाने के लिए कि जस्टिफाइबल था कि नहीं, एक्सक्यूजेबल था कि नहीं। जस्टिफाइबल है जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है या और हैं, उन पे तो कोई डिस्कशन की बात नहीं होती। लेकिन बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड लॉ की प्रोसेस में होती हैं, उन सब में इंक्वायरी कंडक्ट होती है।
फिर होता है कि कई गवर्नमेंट के या आर्मी के लॉ जैसे लीगल ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, और उस ऑपरेशन में अगर कोई मारा जाता है तो उसको भी एक्सक्यूजेबल किलिंग की कैटेगरी में रख लिया जाता है। अब ये तो हो गई एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल कि जिनमें आप पे एक्शन नहीं होगा। आप पे ट्रायल हो सकती है, आप पे इंक्वायरी बैठ सकती है, उन देखने के लिए कि वो क्राइटेरिया सब मेट विद हुए हैं जो ऐसी किलिंग के लिए चाहिए। अब आते हैं हम कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है, वर्ड कल्पेबल का मतलब है पनिशमेंट, जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, कल्पेबल हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसके लिए। तो वो होमिसाइड जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं उसको कहा जाता है कल्पेबल होमिसाइड। तो इसमें एक कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो है जो किसी की एक इंटेंशन से डेथ कॉज करता है, उसमें इंटेंशन है मारने का, और विद द इंटेंशन ऑफ काजिंग बॉडीली इंजरी, बोले एक व्यक्ति का दूसरे को या तो मारने का इरादा था या उस पर चोट पहुंचाने का इरादा था। कैसी चोटें? ऐसी चोटें जो कि डेथ कॉज कर सकती हैं, विच आर लाइकली टू कॉज डेथ। ऐसी चोट करने का उसका इरादा था, और विद द नॉलेज, या उसको और साथ में उसको इस चीज़ का ज्ञान भी है कि जो वो चोट पहुंचा रहा है वह मौत का कारण बन सकती है। तो इस तरह का जो ऑफेंस करता है उसको हम कल्पेबल होमिसाइड कहते हैं। यानी कि इसमें प्रैक्टिकली 3 पार्ट हैं, 3 सिचुएशंस हैं। एक है इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा है कॉजिंग बॉडीली इंजरी जो लाइकली टू कॉज डेथ है, और तीसरा है नॉलेज। उसको इस बात का ज्ञान है कि वो जो इंजरीज पहुंचा रहा है वह लाइकली टू कॉज डेथ हैं। तो ये तीनों क्राइटेरिया जो है जब पूरे होते हैं, जब इनमें से कोई सिद्ध हो जाता है, तो उस व्यक्ति को हम कहते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड है, ये पनिशेबल होमिसाइड है, इसको तो पनिशमेंट देना पड़ेगा, जेल भेजना पड़ेगा या मौत की सज़ा देनी पड़ेगी, वो सब आगे डिस्कस करेंगे। पर ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाता है, पनिशेबल होमिसाइड हो जाता है। अब हम आते हैं मर्डर। तो इसके बाद आता है मर्डर। मर्डर को सेक्शन 300 में डील किया गया है, कल्पेबल होमिसाइड को सेक्शन 299 में डील किया था, और इसको मर्डर को सेक्शन 300 में डील किया जाता है। सो 299 से लेके 309 तक जो है ये सारे लाइफ से पर्टेनिंग सेक्शंस हैं। तो मर्डर जो सेक्शन 300 में डिस्क्राइब किया गया है उसके क्राइटेरिया हैं कि कल्पेबल होमिसाइड इज कॉल्ड मर्डर। किन सिचुएशन में? मतलब कल्पेबल मीन पनिशेबल होमिसाइड। तो वो मर्डर है जब डेथ इज कॉज्ड और डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। तो क्या किया है कि उसने एक तो डेथ तो कर दी विद इंटेंशन टू कॉज डेथ। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। खाली डेथ करना उसको मर्डरर्स नहीं बनाता। इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। जैसे कहा ना, डेथ तो एक्सक्यूजेबल भी है, जस्टिफाइबल भी है, तो वो लोग रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हो जाएंगे उस डेथ के लिए। तो यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि उसका इंटेंशन है टू कॉज डेथ। ठीक है ना। दूसरा इसमें जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया लेट डाउन किए गए हैं। ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है
कि इफ इट इज डन द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच bodily injury as the offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused. ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, अगर वो चोट उसने उसको मारने के इरादे से पहुंचाई है या उसको कोई बॉडीली हार्म या इंजरी किया है, ऑफेंडर नोस, ऑफेंडर को इस बात का पता है कि यह इंजरी इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ द पर्सन टू whom इट इज इन्फ्लिक्टेड, जिस पे उसने वो चोट पहुंचाई है उस पर्सन की मृत्यु हो जाएगी। इट्स लाइकली टू कॉज डेथ। तो इस चीज का उसको ज्ञान होना या ज्ञान उसको है। तीसरा होता है कि इफ इट इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग bodily injuries to any person and the bodily injuries intended to be inflicted is sufficient to cause death in ordinary course of nature. उसका इंटेंशन भी था, उसने ऐसे इंजरीज कॉज भी की जो लाइकली टू कॉज डेथ थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 3, कि ये जो इंजरीज जो हैं दे शुड बी लाइकली टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर उन चीज़ों उस इंजरीज का कोई इलाज नहीं किया जाता, कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, कुछ नहीं किया जाता, तो वो अपने आप में सफिशिएंट होगी उस आदमी को नेचुरल कोर्स में अगर छोड़ दिया जाए तो डेथ करने में। यानी कि अगर किसी ने उसका जाकर के हॉस्पिटल में एडमिट होकर ऑपरेशन करवा लिया और ठीक हो गया, तो वो मर्डर का चार्ज जो है वो पहले वाले आदमी पे अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज रहेगा ही रहेगा। और या बार बाद में उसकी डेथ हो जाती है किसी और कॉम्प्लिकेशन से, तो पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो इंजरी ओरिजिनली प्रोड्यूस हुई थी वह सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में, कि अगर उसको अनअटेंडेड एक नेचुरल वे में छोड़ दिया जाए तो क्या वो उसको मारने के लिए काफ़ी होगी, पेशेंट मर जाएगा नहीं मर जाएगा। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, किसी के पेट पे चाकू मार दिया, 6 इंच पेट फाड़ दिया, सारी इंटेस्टाइन बाहर आ गई। अब वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल में जाके उन्होंने खाली देखा कहीं कोई आंत कटी नहीं है, ओमेंटम में अंदर कोई डैमेज नहीं है, खाली एब्डोमेन फट गया था, वहाँ से इंटेस्टाइन आ गई हैं। उन्होंने इंटेस्टाइन को पुश किया अंदर और टांके लगा दिए, स्टिच लगा दिए, और स्टिचेस लगे 3 दिन 4 दिन रखा और उसको छोड़ 2 दिन रखा, उसको छोड़ दिया। अब उसका क्या होगा? वो तो ठीक हो गया। तो जो इस आदमी ने उसके पेट की आंतें निकाली है वो मर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल अटेम्प्ट टू मर्डर में वो जाएगा कि नहीं जाएगा? वो अटेम्प्ट टू मर्डर में जाएगा, बनेगा। ये क्यों? कि ट्रीटमेंट को आपने कंसिडर नहीं करना है। आपने ये देखना था कि 6-7 फुट की इंटेस्टाइन जो उसकी निकल के बाहर आ गई, ये तो डॉक्टर था, उसने पुश कर दी, पुश करके अंदर देख लिया, पहले चेक भी कर लिया, कोई परफोरेशन नहीं है, एक्सरे करके सब चेक पूरा सेटिस्फेक्शन, अल्ट्रासाउंड करके सेटिस्फाई कर लिया कि कहीं पे कोई डैमेज नहीं है, कहीं कोई इंटेस्टाइनल जो मटेरियल है उसकी लीकेज वेकेज नहीं है, इसलिए देख के उसने टांका दे के छोड़ दिया, ठीक हो गया। अगर नेचुरल कोर्स में होता तो क्या होता? नेचुरल कोर्स में अगर होता तो उसको पहले इंटेस्टाइनल या तो स्ट्रेंगुलेट हो जाती, जो बाहर निकल आई तो जो स्टैब वुंड का ओपनिंग है उसके प्रेशर से स्ट्रेंगुलेट भी हो सकती थी। कोई आर्टरी ब्लड वेसल स्ट्रेंगुलेट हो जाती तो गैंग्रीन हो जाती। गैंग्रीन नहीं, गैंग्रीन से बच जाता अगर तो इतनी मट्टी और इतनी ओपन में बैक्टीरियाज हैं वो इंटेस्टाइन पे लग जाते हैं और उससे इन्फेक्शन हो जाता है।
और क्योंकि ओपन वुंड है तो पेरिटोनाइटिस उसको हो सकती थी। तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन होकर के उसके मरने की पूरी संभावनाएं रहती हैं अगर उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाए, उसको नेचुरल कोर्स में छोड़ दिया जाए। तो इसलिए वो डेंजरस टू लाइफ हो जाएगी। उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर उस आदमी पर लगेगा ही लगेगा, बिकॉज ये इंजरी सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है। बच गया वो, ऑपरेशन से बच गया, वो डॉक्टर की इंटरवेंशन से बच गया, नेचर से नहीं। तो इसलिए इसको नेचुरल कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी नेचुरल दिस सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर्स में उसमें देखना और इवेल्युएट करना ज़रूरी होता है, न कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एंड हेल्थ, उनका कोई इसमें कंसर्न नहीं होता। अगर आदमी की डेथ भी हो जाती है उस वक्त भी ये सारा चीज़ ध्यान रखने की होती है कि हम किस इंजरी को डिक्लेयर करते हैं ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर, मीन्स सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। Now, if person committing the act knows that it is so imminently dangerous, अब यहाँ पे ये है, this danger has to be imminent। आप imminent का मतलब समझते हैं कि ये बिल्कुल immediately है। उस पॉइंट पे जब इंजरी इन्फ्लिक्ट की उसके बाद imminent मीन्स होना ही होना है नेचुरल कोर्स में। इमिनेंटली डेंजरस दैट इट मस्ट बी इन ऑल प्रोबेबिलिटी कॉज डेथ और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ। या तो सारी प्रोबेबिलिटीज हों यहाँ पे, इमिनेंटली डेंजरस है विद ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ डेथ, है ना, और such bodily injury as is likely to cause death and commits such act without any excuse for incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। अब इसको समझना आपको बहुत जरूरी है। चौथे पॉइंट को, एक तो इंजरी जो है वो पर्सन ने जो प्रोड्यूस की है वो इमिनेंटली डेंजरस है। अब क्योंकि यहाँ इसलिए मेंशन है, इसलिए हर डेंजरस इंजरीज को हम मेंशन से पहले ये उसका पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि वो इमिनेंटली डेंजरस है कि नहीं, है ना। डेंजर जो है बिल्कुल इमिनेंट है, श्योर सर्टेन है। अगेन देखिए, इमिनेंट होने के बाद भी आदमी सर्वाइव कर सकता है, वो क्या अलग बात है, पर आपके ब्लड प्रेशर लो जा रहा है, रेस्पिरेटरी रेट लो जा रही है, सब कुछ नीचे गिर रहा है, सारे इंडिकेटर आपको शो कर रहे हैं कि देयर इज ए इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ। जितने भी वाइटल इंडिकेटर्स हैं वो आपको शो करते हैं कि भाई नहीं, देयर इज ए इमिनेंट डेंजर ऑफ लाइफ, तो वो इस कैटेगरी में वुड आ जाएगा। दूसरा कि इन ऑल प्रोबेबिलिटीज इट विल कॉज डेथ, पूरी प्रोबेबिलिटी है आपके जजमेंट में क्लिनिकल कंडीशन पे पेशेंट्स के और डैमेज को देखते हुए कि साहब इनकी डेथ हो जाएगी। और सच बॉडली इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, या फिर चोट अगर ऐसी है कि वो लाइकली टू कॉज डेथ है, वो डेथ को कर सकती है, उसमें पोटेंशियल है, एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज incurring the risk of causing death or such injury as aforesaid। तो या फिर वो इंजरीज का जो है उसने उनको जो इनकर किया है, उसको इंजरीज जो प्रोड्यूस की हैं, ठीक है, कोई उसके पास में एक्सक्यूज नहीं है causing such injuries, serious injuries, ठीक है ना, which is risking his life और risk of causing death उन इंजरी में है। तो ऐसे सब इंजरी जो डिफाइन की गई हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूट करेंगी मर्डर 300 में
ये सब उसके कॉन्स्टिट्यूट होंगे, पार्ट होंगे। एक बार फिर आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, बहुत ज़रूरी है कि पहला तो उन्होंने कहा कि भाई कल्पेबल होमिसाइड जो है, इफ एक्ट बाई विच डेथ इज कॉज्ड और डन, एक तो डेथ होनी चाहिए, जिंदा है तब तक उसको आप मर्डर नहीं कह सकेंगे, है ना। तो ये डेथ करने के बाद, डेथ होने के बाद ही मर्डर का चांस लगेगा, एक्ट लगेगा। और उनकी कंडीशन, दूसरी कंडीशन ये होगी कि इट इज़ डन विद एन इंटेंशन है, एक इंटेंशन आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा भी ये इनके कारण था इनको मारने का। और उसके साथ में जो इंजरीज उसने प्रोड्यूस की हैं ऑफेंडर ने, उसको इस चीज़ का नॉलेज था कि ऐसी इंजरी प्रोड्यूस करने से उसकी लाइफ में, उसकी लाइकली टू डेथ सिचुएशन में वो होगा। मतलब इंजरी जो है दैट इज लाइकली टू कॉज डेथ। और ये अपने आप में एक पूरा कंप्लीट कर रहा है तो आप मर्डर का चार्ज लगा सकते हैं। दूसरा, इट इज डन विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी, इंटेंशन। तो इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्लॉज सेकंड में, थर्ड में, दोनों में आता है इंटेंशन। तो इंटेंशन एस्टेब्लिश करना आदमी का बहुत इसलिए नेसेसरी हो जाता है मर्डर के केसेस में। दूसरा, प्रोड्यूसिंग ऑफ इंजरीज विच आर लाइकली टू कॉज डेथ। और फिर ये इंजरीज जो है, या फिर ये इंजरीज आर सफिशिएंट टू कॉज डेथ इन नेचुरल कोर्स, या फिर with all probabilities these injuries are causing death or they are eminently dangerous to the person, or these injuries are on the body are likely to cause death, and commit such act without any excuse। तो ये मर्डर की डेफिनेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 301, कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर देन द पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। बहुत बार ऐसा होता है कि जो हत्यारा है वो जिसका मर्डर करना है, निशाना तो उसका वही होता है, मारना तो उसी को चाहता है, पर उसकी जगह पे वो किसी दूसरे आदमी की डेथ हो जाती है जिसको वो मारने में कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था। तो इसमें अब कानून क्या कहेगा? अगर ऐसा होता है कि आप किसी को मारने गए और उसकी जगह गलती से आपने दूसरे आदमी को मार दिया, तो कानून 301 में ये डिफाइन करता है कि इफ़ ए वेपन बाय डूइंग एनीथिंग विच इंटेंड्स टू नो टू बी लाइकली टू कॉज डेथ commits culpable homicide by causing the death of any person whose death he neither intended nor knows himself to be likely to cause. The culpable homicide committed by the offender is of the description of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause. यानी कि इसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कम नहीं होगी। इसमें यह माना जाएगा कि उस पर वही जिम्मेदारी है जो जिम्मेदारी जिस पर्सन को मारने के लिए वो आया था अगर उसको मार देता, यानी कि उसको न मार करके गलती से कोई दूसरा आदमी उससे मर गया तो उसके मारने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर उसी तरह से होगी जैसे कि वो उसी को मारने आया था और वो जानता है कि वो उस पर जो इंजरीज प्रोड्यूस कर रहा है जो लाइकली टू कॉज डेथ है। तो ये सारा का सारे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो ये इफ़ेक्टिवली इसमें जो सज़ा है उसको सेक्शन 302 की तरह ही वही सज़ा उस पर लागू होगी अंडर सेक्शन 301 जो 302 में होती है। इसके बाद आता है पनिशमेंट फॉर मर्डर।
उसमें 3(1) भी आ गया, 301 भी आ गया, 302 भी आ गया, जो हमने पहले डिस्क्राइब किया। तो इसमें है कि हुज एवर कमिट्स मर्डर शैल बी पनिश्ड विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। या तो उसको डेथ सेंटेंस दे दिया जाएगा, और हमारे यहाँ डेथ सेंटेंस देने के बाद में उसके प्राण जो है हैंगिंग से लिए जाते हैं। पर जैसे मैंने पहले बताया, बहुत सी कंट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल चेयर होती है, कहीं पे आपके ये पेंटोथाल यानी कि पॉइजनस ड्रग्स जो हैं वो इंजेक्ट करके उनके डेथ की जाती है। कहीं पे हैंगिंग भी है। पुराने टाइम में कहीं पे ग्लोटिंग हुआ करता था, पर्टिकुलरली फ्रांस वगैरह में। दूसरा है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ एंड शैल आल्सो बी लाइबल फॉर फाइन आल्सो, टू फाइन आल्सो। तो फाइन हो सकता है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, और उसको डेथ सेंटेंस मिल सकता है। डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ द ऑफेंस उसको पनिशमेंट मिलेगा। नो पनिशमेंट, अब एक और सेक्शन है 303, वो डील करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। ऑलरेडी जो लाइफ कन्विक्ट जिसको मिल चुकी है और एक मर्डर कर चुका है और वो लाइफ कन्विक्ट हो चुका है, अगर वो मर्डर कर देता है तो उस पर क्या होगा? तो उसमें उसको शैल बी पनिश्ड विद डेथ। तो उसकी ट्रायल होने के बाद में उसकी जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट थी वो डेथ पेनल्टी में चेंज हो जाएगी और उसको हैंग कर किया जाएगा। फिर इसमें आता है सेक्शन 304, जिसमें है पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, 304। अब हमने होमिसाइड को पहले डिस्क्राइब किया, पूरी कंडीशंस उसमें दिखाई, लेकिन कई बार बहुत सी वो कंडीशंस जो हैं अप्रोप्रिएटली पूरी नहीं होती, है ना। तो उस आदमी के लिए ऊपर जो है ये लगता है, तो उसको जो लॉ में लिखा गया है, whosoever commits culpable homicide not amounting to murder shall be punished with imprisonment of life or imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine if the act by which the death is caused done with the intention causing death or of causing such bodily injuries as is likely to cause death, or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, or with fine, or with both, if act is done with the knowledge that it is likely to cause death, but without any intention to cause death, or to cause such bodily injury as is likely to cause death. अब यहाँ पे क्या है कि जो केसेस 302 के किसी न किसी क्राइटेरिया में शॉर्ट कर रहते हैं, तो उन लोगों को लो 304 में मर्डर लगाया जाता है कि वो कल्पेबल होमिसाइड तो है, यानी कि उस होमिसाइड का उसको पनिशमेंट तो मिलना है, बट इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, यानी कि उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ सेंटेंस नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए मर्डर केसेस में जहाँ पे लोग देखते हैं कि भाई अब सिचुएशन ऐसी है कि इसमें कुछ नहीं किया जा सकता, तो अक्सर वो ट्राई करते हैं कि ये कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाए, तो जिससे कम से कम पनिशमेंट तो कम हो, क्योंकि इसके अंदर पनिशमेंट जो है वो 10 ईयर्स तक है ना। इसमें 10 साल तक पनिशमेंट मिल जाता है और साथ में फ़ाइन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 साल का पनिशमेंट फांसी से या लाइफ इम्प्रिजनमेंट से तो कम ही है। तो इसलिए अक्सर जहाँ पे क्राइटेरियाज पूरे नहीं होते हैं वहाँ पे जो भी प्रोसिक्यूशन है, वो प्रोसिक्यूशन नहीं, डिफेंस काउंसिल जो है वो प्ली लेना चाहता है कि साहब ये इट इज़ नॉट अमाउंटिंग टू 302, तो उनके लाइकुनेस की इंटेंशन में, कहीं पे नॉलेज की में, कहीं पे जो नेचर ऑफ इंजरीज हैं, वेदर सफिशिएंट टू कॉज डेथ और नॉट, उनमें से कोई भी क्राइटेरिया फेलिंग है, बट इट्स नॉट fulfilling the criteria of murder which we have already described, है ना। तो उसमें फिर उसको कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर 304 में जैसे मैक्सिमम पनिशमेंट 10 साल का होता है। फिर एक है 304A कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। तो इसमें उन्होंने कहा कि whosoever causes the death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished
with imprisonment of either description for a term which may extend either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. तो यानी कि 2 साल तक की सज़ा हो सकती है अगर डेथ नेग्लिजेंस से हुई है। तो हिसाब से आपके जो एक्सीडेंट्स हैं, ये व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं, व्हीकुलर एक्सीडेंट्स हैं, वो इसी कैटेगरी में आते हैं। वो 304A में ही ट्रायल होती है, बिकॉज देयर द डेथ इज़ ड्यू टू रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट। तो रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट में इंटेंशन नहीं है, तो बिकॉज देयर इज़ नो इंटेंशन, सो देयर एंड पुट इन सेवर कंट्री, दैट्स एक्सीडेंटल, है ना, दैट्स ए समथिंग विच इज़ बियॉन्ड कंट्रोल ऑफ द ड्राइवर और मैनी अदर रीजन्स। वो एक्सीडेंट की कोई बात करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे क्या कॉजेज होते हैं, कैसे होते हैं। तो ब्रेक व्हीकल का भी फेलियर हो सकता है, ह्यूमन फेलियर हो सकता है, कई हो सकता है। तो उसमें सिर्फ 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। फिर आपका आता है सेक्शन 30B जो डाउरी डेथ को डील करता है। तो डाउरी डेथ जो है ये बड़ा पहले तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस एक्ट होता था, और इसमें यह था कि अगर कोई भी लेडी जो है where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of marriage। तो 7 साल की शादी के अंदर अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी भी अननेचुरल कॉज से, इवन नेचुरल कॉज से हुए थे तो लोग कंप्लेंट लिखा देते हैं, तो देन इट इज़ investigated under section 30B which deals with the dowry death. It is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative or husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall called dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death. Explanations. For the purpose of this subsection, dowry shall have the same meaning as in section 2 of the Dowry Prohibition Act 1961, 28 of 1961. Whosoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not exceed less than 7 years, but which may extend to imprisonment of life. तो यानी कि डाउरी डेथ में जो केस क्वालिफाई कर गया, मीन्स या तो 7 साल के अंदर डेथ हो गई वाइफ की, और या फिर जो कारण है डाउरी के कारण जो है हरासमेंट है और सब उनके कारण डेथ हुई है, तो फिर जो है अगर कोई भी रिलेटिव कंप्लेंट करता है क्रूएल्टी की, हरासमेंट की हस्बैंड के अगेंस्ट में या हस्बैंड की फैमिली के अगेंस्ट में, तो डाउरी डेथ का केस उस पर बनता है। और इन दैट केस हस्बैंड और रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड हिज डेथ। अब ये प्रजम्पशन हो गया। सो ऑलरेडी वंस एक बार डाउरी डेथ की डेथ रजिस्टर होगी तो उसमें ये प्रजम्पशन हो गया कि रिलेटिव शैल बी डीम टू हैव कॉज्ड हर डेथ। अब उनको प्रूव कर रहा है कि साहब ने नहीं, ये मतलब वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डेथ। तो इस तरह से बड़ा थोड़ा सा डेंजरस एक्ट है। एंड जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया जाएगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शैल नॉट बी लेस 7 साल से कम सज़ा नहीं होगी उसको। जो भी सिद्ध हो जाएगा उसको 7 साल की सज़ा होगी, और जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है। तो इस तरह से इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाती है डाउरी डेथ के, और इसलिए डाउरी डेथ का बहुत ही ज़्यादा लोग डरते भी हैं। फिर है सेक्शन 305, इसमें कहा गया इफ़ एनी पर्सन अंडर 18 years of age, any insane person, any delirious person, any idiot or any person in the state of intoxication commits suicide, whosoever abates the commission of such suicide shall be punished with death or imprisonment of life or imprisonment for a term not exceeding 10 years and shall also be liable for fine। तो या तो 10 साल की सज़ा उसको होगी या इम्प्रिजनमेंट लाइफ होगा। अगर कोई आदमी
जो पागल है, नशे में है, डेलीरियस है, इडियट है। इडियट इज ए स्टेट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट माइंड की हम बाद में ठीक करेंगे, या इन द स्टेज ऑफ इंटॉक्सिकेशन है, किसी दवाई के किसी नशे में वो है, और उसको सुसाइड करने के लिए कोई आदमी अबेटमेंट करता है, अबेटमेंट से डायरेक्टली हेल्प करता है उसको, ले भी रस्सी गले से लटक जाए, ये कुर्सी ले भी, कुर्सी में खड़ा होकर लटक जाए, ये अबेटमेंट, या उसको कुछ सरमन ऐसे देता है सुसाइड करने के, सुसाइड के फेवर में, और उस तरह से उसको मोटिवेट करके उसको अबेट करता है सुसाइड करने के लिए, तो उसके लिए सेक्शन 305 में उसको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगा और या 10 साल की सज़ा, उसको फाइन भी लग सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये प्रोविज़न है सेक्शन 305 में। सेक्शन 306 में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड है कि कोई भी आदमी किसी आदमी को सुसाइड करने के लिए अगर उसको अबेट करता है तो उसको सज़ा मिलेगी आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 10 ईयर्स। सो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की सज़ा 10 साल तक है। एंड शैल आल्सो भी लाइबल ऑफ फाइन, और फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं। यानी कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर सुसाइड करने पे मजबूर करते हो, या ऐसी उसके लिए परिस्थितियाँ क्रिएट करते हो, या उसकी मदद करते हो, या उसको रास्ता दिखाते हो सुसाइड करने का, या किसी और तरह से उसकी हेल्प करते हो सुसाइड करने में, तो आपको अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का दोषी पाया जाएगा, और जिसके लिए आपको 10 साल की सज़ा हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, दोनों भी लग सकते हैं। तो ये हुआ आपका 306। अब आता है अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर मतलब यहाँ आदमी मरा नहीं, आपने मारी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि जो इंजरीज प्रोड्यूस्ड हैं कि वो सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर है। तो मैंने दिखाया कि जो लोग नहीं मरते हैं फिर भी उनके अंदर हम देते हैं कि इंजरी डेंजरस थी, ग्रीवियस थी, या फिर सफिशिएंट टू कॉज डेथ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में लेटर ऑन पुलिस पूछती है कि साहब अगर इसका इलाज नहीं होता तो क्या होता, ये मर जाता क्या, क्या इंजरी इससे सफिशिएंट थी कि भाई नेचर में डेथ कर देती। तो उन सब में फिर अटेम्प्ट टू मर्डर लगता है उन इंजरीज में। और अटेम्प्ट टू मर्डर में जो है इसमें है इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और इफ़ हर्ट इज़ कॉज्ड ही में, इफ़ हर्ट इज़ कॉज्ड तो पनिशमेंट विद डेथ होगा, है ना। जब बाद में मर जाता है, कई बार ऐसा होता है, इसलिए स्पेशली ये मेंशन किया हमने कि कई बार होता है कि आदमी जब जिंदा भर्ती होता है तो कई महीनों तक जिंदा रह जाता है, कॉम्प्लिकेशन से, ऑपरेशन से वो सर्वाइव कर गया और बाद में मर गया, तो मरते ही वो सेक्शन चेंज हो जाएगा 302 में। सो 307 अगर डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट हो गया, तो उस केस में उसको डेथ सेंटेंस भी हो सकता है। सो अदरवाइज उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ तक अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर में उसको दिया जाता है, ठीक है। अगर अटेम्प्ट जो एक्यूज्ड पर्सन है, कन्विक्ट है, वो ऑलरेडी किसी और चीज़ की सज़ा पा रहा है, ये कंडीशन अवेलेबल उस पर हो गया, है ना। अदरवाइज इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ तो मिल ही सकता है उसको। शैल बी लायबल आइदर फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ और सच पनिशमेंट एज इज हेयर आफ्टर मेंशन्ड। तो वो लिखा सकता है लाइफ कन्विक्ट है अगर तो उसको इम्प्रिजनमेंट लाइफ कर जाएगा, एंड अगर वो उससे हर्ट से मर जाता है तो फिर उसको डेथ सेंटेंस भी दिया जा सकता है। तो ये 307 के बारे में हुआ। फिर है इसके बाद 308 सेक्शन, तो ये डील करता है अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 308, कि जहाँ पर उसने खाली कल्पेबल होमिसाइड जैसी इंजरीज जो हमने पहले डिस्क्राइब की हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, कल्पेबल पनिशेबल होमिसाइड का जो है, और वो हो जाती है, और ही इज़ फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, तो उसको भी सज़ा होगी, और उसका जो सज़ा है या तो 7 साल तक की जेल होगी या फाइन होगा, या दोनों। तो 7 साल की सज़ा अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड। देखिए कल्पेबल होमिसाइड का अलग से डेफिनेशन दिया है हमने, मर्डर की डेफिनेशन अलग दी है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। तो ये 308 में कवर होगा। फिर सेक्शन 309 में है हुजर अटेम्प्ट्स टू कमिट सुसाइड
does any act towards the commission of such offense। अगर कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि साहब 300 ये जो 9 है इसको हटा देना चाहिए, रिकमेंडेशन है पर अभी हटा नहीं है, बुक्स में भी है, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर। तो 1 साल की सज़ा अगर आप सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं या फाइन या बोथ, वो आपको दिए जा सकते हैं। तो इस तरह से ये अलग अलग जो डेथ से रिलेटेड जो ऑफेंसेस हैं वो मैंने आपको बताए। ये सिंपली एक कर्सरी नॉलेज के लिए है, मैंने सबको पढ़ के इसलिए सुनाया है कि ये लॉ को हमेशा ये आप याद रखें। आप लॉ को अपने हिसाब से न तो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो बिना परमिशन के, कि आप किताब छाप दो उसको, और बताते वक्त भी आपको जो लॉ कानून हमारी किताब में लिखा है उसको डेसिफर करना, उस पर कमेंट्री तो अलाउड है जैसे मैंने जो दिया मेरी कमेंट्री है, कमेंट्री तो अलाउड है, लेकिन मैं किसी और भाषा और तरह से उसको प्रस्तुत नहीं कर सकता अपने हिसाब से। अब उसकी लैंग्वेज बना के और करके मैं प्रस्तुत नहीं कर सकता आपके सामने, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ, उसके एनालिसिस कर सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन ये नहीं कर सकता कि